ये कहानी एक ऐसे समुदाय की है जो कि सिर्फ बच्चों को उठाता ही नहीं बल्कि उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर निंजा वॉरियर बनाता है, जिन्हें सिर्फ खून की नदियां बहाना आता है। पर उनमें से एक निंजा ऐसा भी है जो उन सभी का बाप है, और वो इस समुदाय को कैसे खत्म करता है जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लोकल गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पीठ पर टैटू बना रहा था ताकि उसे देखकर लोग डरे, पर वो इस टैटू का दर्द सह नहीं पा रहा था। जिसे देखकर टैटू बनाने वाले बुड्ढे ने कहा, जो टैटू का दर्द नहीं सह पा रहा है वो गैंगस्टर क्या बनेगा। जिससे गैंगस्टर को गुस्सा आ गया, पर वो उसे मारता नहीं क्योंकि अभी उसका टैटू पूरा नहीं हुआ था। तभी उसका एक पंटर उसके लिए लिफाफा लाया जिसके अंदर काली रेत थी, जिसे देखकर बुड्ढा भौचक्का रह गया। उसने इन सभी को बताया कि सालों पहले मैंने तुम्हारी तरह एक आदमी के लिए काली रेत आती हुई देखी थी, और वो भी तुम लोगों की ही तरह इसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। पर अचानक उनकी हंसी गायब हो गई, बचे तो सिर्फ उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े। उन लोगों ने जब उसके बारे में पूछा तो बुड्ढे ने अपनी शर्ट निकालकर अपनी छाती पर लगा हुआ एक निशान दिखाया, और उसने कहा कि उस रात मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरा दिल बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ है। और उस निशान को देखने के बाद इन्हें पता चला कि ये तो किसी निंजा का है। पर वो लोग इस बुड्ढे की बात पर विश्वास नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं, और तभी उनमें से एक आदमी का आधा सर कटकर जमीन पर गिरता है और एक एक करके वहाँ की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। फिर अंधेरे में से निंजास बाहर आते हैं जो कि इन सबको ऐसे काटते हैं जैसे कसाई खाने में कसाई मटन को काटता है। ये लोग उन पर गोलियां भी चलाते हैं, पर उन्हें गोली लगने से पहले इनके हाथ पैर शरीर से अलग हो जाते हैं। फिर आखिर में इधर सिर्फ वही बुड्ढा बचा, पर वो भी मारा जाता है। इसके बाद हमें मीका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेंसिक ऑफिसर थी। वो इस केस पर बहुत लंबे टाइम से रिसर्च कर रही थी। वो अपने साथ कुछ सबूतों को लाई थी जिन्हें वो अपने सीनियर एजेंट को दिखाती है और उसे बताती है कि हाल ही में जितने भी पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं उन्हें लगता है कि इस सब के पीछे उन ओजुमा समुदाय का हाथ है जो कि बच्चों को उठाकर निंजा वॉरियर बनाते हैं। और उनका पहले से उसूल रहा है कि वो लोग किसी के लिए मर्डर करने के बदले में 50 किलो सोना लेते थे, और इस टाइम में जितने भी पॉलिटिकल मर्डर हो रहे थे उनके मरने से एक दिन पहले किसी प्राइवेट अकाउंट में उतने ही पैसे डाले गए थे जितने की आज के टाइम पर 50 किलो सोने की वैल्यू है। अगले सीन में राइजो को दिखाया जाता है जो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धुलवाने आया था, तो उसे एक लड़की बड़े गौर से देख रही थी। फिर वो उससे चादर फोल्ड करने के लिए हेल्प मांगती है, पर राइजो उसे देखते ही समझ गया कि ये कोई निंजा है जो उसे मारने आई है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम किस समुदाय से हो। इस पर वो लड़की उस पर हमला कर देती है। अब राइजो उससे लड़ता है और उसे काट कूट कर एक वॉशिंग मशीन में डाल जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैट में पहुंचता है जहां उसके पास 2 बैग के सिवा कुछ नहीं था, और इनमें भी निंजा वॉरियर्स के हथियार थे, जिन्हें देखकर राइजो को अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वो पहली बार ओजोनो कबीले में आया था। यहाँ उसे मास्टर ओजोनो अपने साथ लाया था। वो लोग शहर के अक्सर उन बच्चों को उठा लाते थे जो या तो अनाथ हैं या जिसके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया हो। वो इन सबको एक खुफिया जगह पर पहाड़ियों के बीच में ट्रेनिंग दिया करते थे। अब इधर ओजोनो अपने सभी बच्चों से कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ ये कभी मत भूलना कि तुम कैसे पले बड़े और तुम मेरे ही अंग हो, तुम एक ओजोनो हो। उसका मानना था कि भूख और प्यास, यहाँ तक कि शरीर में दौड़ता हुआ खून भी तुम्हारी कमजोरी है। वो इन्हें अपने हाथ पर एक कट लगा के दिखाता है और अपने खून को कंट्रोल करके अपने हाथ को पहले जैसा कर देता है जैसे कि उसके हाथ में कोई कट लगा ही नहीं था। फिर वो उनसे कहता है कि तुम्हें भी इसी तरह अपनी कमजोरी पर काबू पाना है, तभी तुम एक ओजोनो निंजा बन पाओगे। अब अगले दिन से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ ओजोनो सभी को बताता है कि तुम्हें अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है और जीने के लिए हर रोज मौत से लड़ना होगा। इसके बाद वो राइजो की ट्रेनिंग करवाता है और उसे एक लकड़ी से बने पट्टे पर चलवाता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता। अगर जरा से भी आवाज आई तो कड़ी सजा मिलेगी। फिर जैसे ही राइजो के चलने की आवाज आई तो ओजोनो ने उसके पैरों के नीचे कांटे की स्टिक चिपका दी जिससे उसके पैर छिल गए, पर फिर भी राइजो के पैरों से खून निकलने के बाद भी राइजो ने उसे पार किया। अब रात में वो अपने पाँव छिलने की वजह से सो नहीं पा रहा था, तो इधर एक किरीको नाम की लड़की उसके पाँव पर मरहम लगाती है जो उसे पसंद किया करती थी। फिर हमें प्रेजेंट में राइजो को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे ट्रेनिंग करते हुए वो वक्त याद आता है जब वो ओजोनो में अपने अपोनेंट के साथ मुकाबला कर रहा था। तो उसने अपने अपोनेंट से लड़कर उसे आराम से हरा दिया, पर आखिर में उसका अपोनेंट धोखे से जीत गया, जिसका जिम्मेदार ओजोनो ने राइजो को ही ठहराया, और उसने उसे सजा देने के लिए अपना दांव लगाकर उसके पेट में अपना हाथ घुसा दिया, जिससे राइजो रात भर दर्द से चीखता रहा। पर फिर भी वो अगले दिन ट्रेनिंग के लिए तैयार था, जिसे देखकर ओजोनो को उस पर गर्व हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि उसके बाद इस कबीले को लीड राइजो ही करेगा। इधर राइजो को कोई पसंद करती थी तो वो किरीको ही थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस जगह से जाना चाहती थी, पर राइजो ने उसे कहा अगर इस बारे में उन्हें पता चला
तो वो तुम्हारा दिल निकाल लेंगे। लेकिन किरीको ने उसे कहा कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है तो कोई कैसे निकालेगा। जिसके बाद से ओजोनो ने राइजो की ट्रेनिंग और ज्यादा कड़ी कर दी और उसे 1 साल के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग देनी शुरू की ताकि उसे अपने शरीर के दूसरे सेंसों के बारे में भी पता चले, जिससे वो ज़्यादा तेज सुन पाएगा और ज़्यादा महसूस कर पाएगा। अब धीरे धीरे से वक्त गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि राइजो पूरी तरह से ट्रेन हो गया और वो अब अपनी आंखें बंद करके भी अपने सभी ओपोनेंट को हरा सकता था, जिससे किरीको भी उसे देखकर अच्छा लगा। पर एक दिन जब किरीको की ट्रेनिंग हो रही थी तो उसने अपने अपोनेंट को हरा दिया था, इसलिए ओजोनो ने उसे एक चाकू देकर अपने अपोनेंट के चेहरे पर एक निशान बनाने के लिए कहा ताकि उसे अपनी हार हमेशा के लिए याद रहे। पर किरीको को खून खराबा पसंद नहीं था तो वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए अब ओजोनो ने इस ब्लेड से किरीको के ही चेहरे पर कट लगा दिया और उसे कड़कती हुई ठंड में बाहर एक पिंजरे में भूखा प्यासा डाल दिया, जिसके पास रात में छुपकर राइजो आता है और उसे पानी पिलाता है। अब इस सब से तंग आकर एक दिन किरीको यहाँ से भाग निकली और उसको रोकने के लिए उसके पीछे राइजो भी गया, जहाँ किरीको ने उसे अपने साथ एक नई दुनिया में चलने के लिए कहा। राइजो ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि इजाजत नहीं है और उनकी दुनिया यहीं पर है। जिसके बाद किरीको उसे किस करके भाग गई, पर वो पकड़ी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अगले दिन एक खंबे पर बांध दिया गया और ओजोनो ने तकाशी को उसे मारने के लिए कहा क्योंकि तकाशी ने ही उसे भागते हुए पकड़ा था। तो अब तकाशी राइजो के सामने किरीको के दिल पे तलवार घोंपकर उसे मार देता है और राइजो कुछ नहीं कर पाता, पर उसके अंदर ओजोनो के लिए नफरत जरूर पैदा हो गई। लेकिन फिर भी वो चुपचाप ट्रेनिंग करता रहा। अब राइजो के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ओजोनो ने उसे एक मिशन पर भेजा जिसमें उसे एक मोटे गैंगस्टर को मारकर उसकी घड़ी उसके लिए लानी थी। राइजो उस गैंगस्टर को मारने के लिए उसके पास गया और जाते ही उसने उस गैंगस्टर के गले पर चाकू से स्टैब कर दिया, पर वो इससे मरा नहीं बल्कि वो राइजो को ही धोने लगा। पर आखिर में राइजो ने उसके सर पर मार मार कर उसके सर का भुर्जी बना दिया और उसकी घड़ी को ओजोनो के लिए ले गया। लेकिन ओजोनो ने उस घड़ी को उसे अपने पास ही रखने के लिए कहा ताकि उसे ये दिन हमेशा के लिए याद रहे। फिर वो यहाँ पर एक लड़की को लाया जो कि किरीको की तरह यहाँ से भाग रही थी पर पकड़ी गई। ओजोनो ने राइजो को उसे मारने के लिए कहा, लेकिन राइजो को उसे देखकर किरीको की याद आ गई और उसने अचानक से ओजोनो के मुंह पर हमला कर दिया, जिससे ओजोनो की एक आंख फूट गई और ये देखकर बाकी के निंजाओं ने राइजो पर हमला कर दिया और उसे मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। पर राइजो वहां से नीचे स्विमिंग पूल में गिरा, जिस वजह से वो बच गया। जिसके बाद उसने कसम खाई कि वो ओजोनो के पूरे समुदाय को ही मिटा देगा। अब प्रेजेंट में हम मीका को देखते हैं जो कि एक जासूस सेबेस्टियन की वाइफ से मिलती है। दरअसल कुछ टाइम पहले सेबेस्टियन को मार दिया गया था क्योंकि वो निंजास के केस के बारे में जांच कर रहा था और उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहता था, पर उन्हें दुनिया के सामने लाने के चक्कर में खुद ही दुनिया से चला गया। इन निंजाओं के बारे में कुछ बड़े लोगों को ही पता था और आम लोगों को ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं कुछ पता नहीं था, इसलिए जो भी इन्हें दुनिया के सामने लाना चाहता था वो उसे मरवा देते थे। अब सेबेस्टियन की वाइफ मीका को बताती है कि वैसे तो उसका पति बहुत बहादुर था, पर एक दिन उससे मिलने के लिए एक शख्स आया था, जिसके बाद से वो बहुत बुरी तरह डर गया और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि राइजो था, जिसने उसे आगाह कर दिया था कि निंजा उसे मारने के लिए बहुत जल्द आएंगे। इसलिए फिर उसने अपने घर की सिक्योरिटी को भी बहुत टाइट कर दी और हर जगह लॉक के ऊपर लॉक लगवाए और पूरे गार्डन में सीसीटीवी और लाइट्स लगवाई ताकि हर टाइम उसके घर पर रोशनी बनी रहे, क्योंकि निंजास बैटमैन के फैन थे और वो अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। पर एक दिन सेबेस्टियन की घर की लाइट अचानक से चली गई और जब लाइट आई तो सेबेस्टियन भी दुनिया से जा चुका था। फिर मीका उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे उसमें राइजो दिखा जो कि दूसरे निंजाओं से लड़ रहा था। इसके बाद मीका जब अपने काम से घर लौट रही थी तो उसके पास उसका सीनियर एजेंट रेयान आता है जो उसे बताता है कि उसकी जान अब खतरे में है, इसलिए वो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन भी देता है। फिर जब मीका अपने घर पहुंचती है तो यहाँ उसके मोहल्ले की पूरी लाइट जा चुकी थी, जिससे मीका समझ गई कि आज तो वो गई। फिर जब वो अपने घर पहुंची तो यहाँ उसके लिए एक लिफाफा था जिसमें काली रेत थी और तभी एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ उसे बचाने के लिए राइजो पहुंच गया। उसने इन सभी निंजाओं को मारकर मीका को बचा दिया, जिसके बाद वो मीका को अपने साथ ले गया क्योंकि उसे उसकी मदद ओजोनो को ढूंढने में चाहिए थी। फिर वो दोनों एक होटल में पहुंचे जहां राइजो ने मीका को नहाने के लिए कहा और उसके आसपास सिगरेट का धुआं छोड़ दिया क्योंकि निंजास भेड़िए की तरह सूंघकर उन तक पहुंच सकते थे। फिर मीका ने रियान को कांटेक्ट किया और उसे राइजो के बारे में सब कुछ बताया। रेयान ने उसे राइजो को लेकर एक सीक्रेट जगह पर आने के लिए कहा, पर वहां पहुंचने पर उसने राइजो को पकड़वा दिया क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे। मीका रेयान को भरोसे वाला समझती थी, पर उसे पता नहीं था कि अक्सर भरोसे वाले ही भोपड़ी वाले होते हैं।
अब ये लोग राइजो को एक सीक्रेट जगह पर जंजीरों से बांध कर कैद कर देते हैं, जहाँ मीका उसे पानी पिलाने के लिए आती है तो राइजो उसे बताता है कि निंजास यहाँ पहुँचने वाले होंगे। इस बात को मीका ने रियान को बताया, पर उसे लगा कि उसकी पुलिस फोर्स उनका मुकाबला आराम से कर लेगी। और तभी वहाँ की सारी लाइट अचानक से चली गई और निंजाओं ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग पुलिस वालों को मारने और काटने लगे और पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करते ही जा रहे थे। इसी बीच मीका को राइजो की चाबी मिल गई, जिसे लेकर वो राइजो के पास पहुंची, पर तभी यहाँ पर एक निंजा भी पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले कि वो राइजो और मीका को मार पाता, मीका ने राइजो के हाथ खोल दिए और फिर राइजो ने उस निंजा को मार दिया। अब राइजो बाकी के निंजाओं से लड़ता है और उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे तो राइजो भी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो चुका था। और अब तकाशी जब उसे मारने वाला था तो यहाँ पर मीका पहुंच जाती है, जिसने तकाशी को अपनी कार से उड़ा दिया और फिर राइजो को लेकर भाग गई, जहां राइजो अब बेहोश हो चुका था। और मीका उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और फिर मुझे माफ कर दो कहकर ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करके घर से बाहर आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ पुलिस फोर्स पहुंचती है तो यहाँ पर सिर्फ मीका थी। वो उन्हें बताती कि वो लोग ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करते ही 10 मिनट पहले ही उसे ले गए। अब राइजो को मास्टर ओजोनो के पास ले जाया गया और उसने वहाँ उसे किरिको की तरह एक खंबे से बांध दिया और सभी से कहा कि आज इसकी मौत का तमाशा सभी लोग देखेंगे, ताकि फिर कोई भूल कर भी ऐसी गलती ना करे। वो अपना वही पुराना दांव चलाता है, पर इस बार वो उसके पेट में बहुत तेज मारकर अपनी उंगलियां घुमा देता है, जिससे राइजो के मुंह से वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर आ गया। और तभी पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पहुंच गई और उन्होंने यहाँ इन पर अंधाधुंध बमबारी और गोलियां बरसा दी। दरअसल ये मीका का ही प्लान था, क्योंकि उन्हें ओजोनो के ठिकाने के बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर निंजाओं और पुलिस वालों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, जिसमें पुलिस फोर्स ही जीत रही थी, क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी से आए थे। उधर हम राइजो को देखते हैं, जिसके सामने लड़ने के लिए तकाशी आया था, जिसने कि किरिको को राइजो के सामने मारा था और उसे मरने की ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो राइजो को जानबूझकर उस दिन को याद दिलाता है। जिसके बाद राइजो को भयंकर गुस्सा आया और उसने एक ही झटके में तकाशी के साथ वाले निंजाओं को मार दिया और फिर आखिर में तकाशी के भी साथ लड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद वो ओजोनो के पास पहुंचा, जहां वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था और मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो कुछ भी आज तुम हो वो मेरी ही वजह से हो, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। पर राइजो ने उसे कहा कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हें मारने के बाद जो सांस लूंगा वो होगी मेरी आजादी की पहली सांस। अब राइजो उस पर हमला करने लगा, पर तभी ओजोनो उसके सामने से गायब हो गया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि राइजो उसे देख भी नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर उसने राइजो को बहुत घायल कर दिया। ये देखकर राइजो को बचाने के लिए वहां मीका आ पहुंची और ओजोनो ने उसके दिल में भी अपनी तलवार घुसा दी, जिसे देखकर राइजो को किरिको की याद आ गई और उसने भी वही गायब होने वाली मूवमेंट का इस्तेमाल किया, जिसे देखकर ओजोनो हैरान हो गया। और फिर राइजो ने गायब होकर ओजोनो के 3 टुकड़े करके उसे दुनिया से ही गायब कर दिया। जिसके बाद वो मीका को बाहर लाया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि वो लोग मीका को नहीं बचा सकते, क्योंकि तलवार इसके दिल के आर पार हो गई है। पर मीका उन्हें बताती है मेरा दिल लेफ्ट नहीं राइट साइड है, इसलिए वो अब बच जाएगी। फिर आखिर में राइजो ने उसी दीवार के ऊपर चढ़कर बाहर की तरफ देखा, जहाँ से कभी किरिको भागी थी, और यहाँ से उसे वही दुनिया दिखी जैसी दुनिया में किरिको उसके साथ रहना चाहती थी। और यहीं पे कहानी दी एंड। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर रखना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगी। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं।